Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 28 नवंबर 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पेरू को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत में एक टर्म है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है उस कॉन्टेक्स्ट को बताना है। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, या ऑप्शन नंबर बी फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, या ऑप्शन नंबर सी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर ऑप्शन नंबर डी टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम अपने इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत की जो इंडियन मिलिट्री है दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 अलग अलग फोर्सेस देखने को मिल जाती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हमारी इस दुनिया में ऐसी भी हैं जिनके पास में एक अलग से फोर्थ ब्रांच है। उस फोर्थ ब्रांच का नाम क्या है, स्पेस फोर्स। स्पेस फोर्स यानी कि अंतरिक्ष के लिए अलग से यहाँ पर दोस्तों फोर्स बनाई गई है। तो उसी प्रकार की फोर्स की डिमांड इंडिया में भी उठाई गई है और बहुत लंबे समय से उठ रही है दोस्तों। बहुत लंबे समय से मांग की है कि भारत के पास में भी अपना खुद का एक स्पेस फोर्स होना चाहिए, यानी कि इंडियन स्पेस फोर्स। तो अभी क्या होता है, जो हमारे एक्स एयर चीफ हैं, बाकी कुछ और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स हैं, उन सब का कहना यह है कि आपको अलग से कोई सेपरेट ब्रांच बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बदले में हम एक काम कर सकते हैं, आप स्पेस फोर्स को अलग से ना बनाकर जो हमारा इंडियन एयर फोर्स है उसी का नाम चेंज कर दो, उसी में उसको इंक्लूड कर दो। और नाम चेंज करके क्या हो जाएगा, इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स। कई सारी कंट्रीज़ ये भी कर रही हैं। कई सारे देश हमारे दुनिया में ऐसे भी हैं जिनका एयर और स्पेस फोर्स साथ में हैं। तो हमें भी वहाँ पर ऐसा अपना लेना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा हमारा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा और ये काम बहुत आराम से हम कर भी सकेंगे। और इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो दोस्तों इसी को लेकर ना एक नया जो मांग है वो यहाँ पर हो रही है कि हम अपने इंडियन एयरफोर्स का नाम ही चेंज कर दें, एक अलग से सेपरेट ब्रांच बनाने की बजाय। अब मैं आपको कुछ कंट्रीज़ ऐसी बताता हूं जिनके पास में अलग से उनका एक सेपरेट स्पेस फोर्स है। उससे पहले ये जान लो, अच्छा ये तो हमें पता है भैया कि जो इंडियन नेवी है वो हमारी समुद्र की सुरक्षा के लिए है, आर्मी लैंड की सुरक्षा के लिए, एयरफोर्स यहाँ पे आप कह सकते हो जो भी हवाई हमले हैं उसको काउंटर करने के लिए। तो ये स्पेस फोर्स क्यों बनाई जा रही है, अंतरिक्ष में यहाँ पर क्या ऐसा हो रहा है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जो दुश्मनों की सैटेलाइट्स होती हैं उन सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पेस फोर्स क्रिएट किया जाता है। अभी तक तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है वो सीमित है, ठीक है। और इसीलिए 2 कंट्रीज़ दुनिया में ऐसी हैं, केवल 2 कंट्रीज़ जिनके पास में अपना फोर्थ ब्रांच यानी एक सेपरेट ब्रांच है स्पेस फोर्स की। और वो 2 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 यूएसए और नंबर 2 इज़ चाइना। ये दोनों कंट्रीज़ की अपनी खुद की अलग से एक ब्रांच है स्पेस फोर्स की। लेकिन यहीं पर कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पास में उनका एयर और स्पेस फोर्स दोनों कंबाइन है। जिस चीज़ की मांग अभी इंडिया में भी की गई है कि भारत के एयरफोर्स का ही नाम चेंज कर दिया जाए, उसी में एयर और स्पेस फोर्स दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए। तो ऐसे कई सारी कंट्रीज़ हैं। तो दोस्तों उन कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, इवन ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान और नॉर्थ कोरिया FATF की ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़, वो भी यहाँ पर स्पेस फोर्स के मामले में आगे हैं इंडिया से। रशिया हो गया, स्पेन हो गया। दोस्तों ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं ऐसी हैं जिनके पास में एयर के साथ साथ स्पेस फोर्स इंक्लूडेड है।
तो हमें भी यहाँ पर ये कदम उठाना चाहिए। इस प्रकार की जो डिमांड्स है वो यहाँ पर हो रही हैं, समझ गए। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो आप लोग भी सपोर्ट करते होंगे, हाँ बिल्कुल, भारत के पास में एक IASF नाम की बॉडी हो जानी चाहिए, ठीक है, यानी कि इंडियन एयर स्पेस फोर्स या फिर इंडियन स्पेस फोर्स करके एक अलग से सेपरेट बॉडी होनी चाहिए। कई सारे लोग यहाँ पर इसको सपोर्ट करेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि जब मांग 2-3 साल पहले से उठ रही है तो अभी तक इसको क्रिएट क्यों नहीं किया गया? हमें कर लेना चाहिए था, क्योंकि ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश जो दोस्तों, उनके पास में भी ऑलरेडी इस प्रकार की अलग से एजेंसियां हैं। तो हम लोग इसको क्रिएट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारा जो डिफेंस बजट है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है, डिफेंस बजट हमारा कम है। तो हमें आगे के लिए देखना होगा, क्योंकि दोस्तों अलग से अगर हम सेपरेट एजेंसी क्रिएट करते तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर भी हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे खर्चने के लिए। उसके बाद ही वो प्रॉपर बॉडी काम कर पाएगी। और ओवरऑल पूरा भारत का यहाँ पे जो टोटल डिफेंस बजट है वो $75 बिलियन का है, $75 बिलियन का। तो इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे ना होंगे और यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं अगर आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट की कमी रह गई, या ये जो हम लोग बजट है वो ऑब्वियस ही बात है बजट की स्पेशली अगर कमी रह जाती है तो इसकी वजह से यहाँ पर वो जो एजेंसीज हैं वो सही से काम नहीं कर पाएंगी। क्योंकि अगर आप लोग अमेरिका या चाइना को देखोगे, फॉर एग्जांपल अमेरिका को देख लोगे, तो अमेरिका का केवल और केवल स्पेस फोर्स जो उन्होंने चौथा ब्रांच क्रिएट किया है उसके लिए जो बजट है वो $30 बिलियन टच करने वाला है। हमारे इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में बताया है हेमंत सिंह चिन्हा जी ने। मतलब $30 बिलियन केवल और केवल स्पेस फोर्स की बजट टच करने वाली है। और ओवरऑल भारत की टोटल बजट जो डिफेंस की है वो केवल $75 बिलियन है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, बहुत बड़ा बजट चाहिए होगा। ऑब्वियस ही बात है, उसी के बाद यहाँ पर हम इस प्रकार की एजेंसी को क्रिएट कर सकेंगे। आई होप आपको यहाँ पर ये जो बात है वो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे आप में से जो सपोर्ट करते होंगे कि बिल्कुल हमारे पास में एक चौथी सेपरेट ब्रांच होनी चाहिए इंडियन स्पेस फोर्स की। कई सारे लोग बोल रहे होंगे या फिर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे नहीं, चौथी ब्रांच क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है, अपने इंडियन एयर फोर्स के अंदर ही मतलब उसमें इंक्लूड कर दिया जाए, जैसे काफ़ी कंट्रीज़ ने किया है। तो आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है उसको मेंशन कर सकते हो। फिलहाल के लिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एग्जामिनेशन के लिए अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये रिपीटेड है, हमेशा बार बार आता रहता है न्यूज़ में। UAPA क्या है आपको अच्छे से पता है, अभी इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले कुछ नई नई चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको फटाफट कवर करते हैं। आपको एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल हमारा GS पेपर नंबर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेल्थ और इकॉनमी दोनों के साथ में लिंक कर सकते हैं। दोस्तों ILO का नाम आपने सुना होगा। ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया भर में जो लेबर हैं, ठीक है, जो मजदूर हैं, उनके हक के लिए ये बॉडी काम करती है। तो अभी क्या हुआ, इन्होंने एक नई रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि हर साल दुनिया भर में 30 लाख वर्कर्स, कितने 30 लाख वर्कर्स की जान जा रही है। तो ये नंबर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, 30 लाख। और ये जान कैसे जा रही है? अलग अलग बीमारियों की वजह से या अलग अलग प्रकार के एक्सीडेंट्स की वजह से। एक्सीडेंट्स मतलब भाई लंबे समय तक काम करवा लिया किसी मजदूर से, है ना, उसकी वजह से, या फिर जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे उसको प्रॉपर सेफ्टी नहीं मिल पा रही है, धूल कूड़ा कंकड़ बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी डेथ हो जा रही है ना। तो ये मेजर कारण है दोस्तों, इनकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स की डेथ हुई हैं। तो वही बोला जा रहा है कि कम से कम 30 लाख वर्कर्स की हर साल जान जा रही है, ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा जान जा रही है लोगों की वो है उनके ऊपर प्रेशर डालना, सबसे ज़्यादा काम करवाना। इवन अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो बोला जा रहा है कि 2016 में तो एक वर्कर से 55 घंटों से ज़्यादा काम करवाया गया है एक हफ्ता के अंदर। और कहीं ना कहीं यही चीज़ उस इंसान के लिए एक किलर बन गई। और इतना काम, इतना लोड डालने की वजह से दोस्तों उनको हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं। अब जैसे यहाँ पर ये वाला चार्ट देख रहे होंगे, चार्ट बिल्कुल बेस्ट है। यहाँ पर क्या शो किया गया है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 मेजर कारण आपको जो दिख रहे हैं ये मेन 10 मेजर कारण हैं जिसकी वजह से इतनी मौतें हो रही हैं हर साल। फॉर एग्जांपल घंटों भर तक काम करना, यानी बहुत लंबे समय तक काम करवाने की वजह से 7.5 लाख लोगों की जान जा रही है। और पर्टिकुलेट मैटर गैसेस, यानी कि वही अगेन जो भी यहाँ पे जैसे मैंने बोला बहुत सारा कंकड़ गैसेस, जो हार्मफुल पोल्यूशन है, धूल मिट्टी, इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो भी यहाँ पर एक मजदूर के अंदर जा रहा है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी तरह से अटैक कर रहा है। तो उसकी वजह से लगभग 4.5 लाख लोगों की जान जा रही है हर साल। या फिर कई बार इंजरीज हो जाती हैं, काम करते करते चोट वोट लग जाती है।
तो उसकी वजह से भी लगभग 3,63,000 के आसपास यहाँ पर जान जा रही है। एस्बेस्टोस, अगेन यहाँ पर वही पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कूड़े कंकड़ की बात कर रहे हैं, या ऐसी सिलिका हो गया, अस्थमैगन्स हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूर्य से डायरेक्ट किरणें आ रही हैं, डीजल इंजन एग्जॉस्ट हो गया, आर्सेनिक, निकल, ये जो चीज़ें दोस्तों आपको दिख रही हैं, अगर यहाँ पर वर्कर्स इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं डायरेक्टली, तो इसकी वजह से भी हज़ारों लोगों की जान जा रही है। 40,000, 30,000, 17,000, 14,000, इतने लोगों की हर साल जान जा रही है। जैसे यहाँ पर एस्बेस्टोस का एग्जाम्पल दिया गया है, तो एस्बेस्टोस क्या है? एस्बेस्टोस भी बेसिकली एक प्रकार का मिनरल है जो कि नेचुरली पाया जाता है हमारे एनवायरनमेंट में, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका खनन किया जाता है, इसकी माइनिंग की जाती है। खनन के दौरान दोस्तों यहाँ पर इसको निकाला जाता है, तो उस दौरान काफ़ी सारे जो व्यक्ति हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, खनन कर रहे होते हैं, उनके अंदर ये एस्बेस्टोस का जो डस्ट है वो बॉडी के अंदर जाने लगता है, लंग्स में बैठने लगता है, स्टमक में बैठने लगता है, शरीर के अंदर सूजन होने लगती है, फिर वो अलग अलग प्रकार के बीमारियों से गुजरता है इंसान। समझ गए? तो इस तरीके के कई सारे मेजर कारण हैं। ये 10 मेजर कारणस मैंने आपको बता दिए हैं जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमें बताता है। समझ गए? तो इसके लिए हमें सेफ्टी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने आप में कन्वेंशंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, जो कि अलग अलग देशों ने साइन कर रखे हैं कि भाई हाँ, हम इस लेबर के लिए ये काम करेंगे। इस रिपोर्ट ने ये बोला कि 187 मेंबर्स जो ILO के मेंबर्स हैं, स्पेशली यानी इस बॉडी के मेंबर्स हैं, इसमें भारत भी मेंबर है, तो 187 में से केवल और केवल 79 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ कन्वेंशन को साइन किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जो ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ कन्वेंशन की जो बात करते हैं, ये कन्वेंशन नंबर 155 है। ये इस प्रकार के कई सारे एग्रीमेंट्स हैं, इनके नंबर के बेसिस पर दिया गया है, तो ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लो, मैं आपके ऊपर जोर डाल रहा हूँ, प्लीज़ आप ये नंबर लिख लो कि जो कन्वेंशन नंबर 155 है ILO का, वो किस चीज़ को लेकर डील करता है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को लेकर और हेल्थ कन्वेंशन को लेकर। लेकिन कुछ ही कंट्रीज़ ने, 79 कंट्रीज़ ने इस वाले एग्रीमेंट को साइन किया है। और जो दूसरा वाला कन्वेंशन दोस्तों आपको दिख रहा है ILO का ही, वो है कन्वेंशन नंबर 187। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूँ, इसको लिख लो। एक कन्वेंशन नंबर 155 और कन्वेंशन नंबर 187 जो ILO के कन्वेंशन है, ये बात करते हैं ऑक्यूपेशन सेफ्टी की और हेल्थ कन्वेंशंस की। मैं आपको बता दूं, भारत ने इन दोनों कन्वेंशंस में किसी को भी अप्रूवल नहीं दिया है, हमने किसी को भी यहाँ पर साइन नहीं किया है। तुम्हारे ऊपर इतना जोर भी नहीं आता है कि भाई यहाँ पे हम इतना लेबर के राइट्स के ऊपर ध्यान दें। कुछ ही कंट्रीज़ है जिन्होंने यहाँ पर इसको साइन कर रखा है। आई होप आपको ये जो बात है वो क्लियर हो चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पर यह बताया गया कि साल 2000 से 2016 के बीच में कौन सी बीमारी से सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं, सबसे ज़्यादा मजदूर की डेथ हुई है ना, स्किन कैंसर्स की वजह से, इन वगैरह वगैरह कारणों की वजह से। ये कारण मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। बाकी ILO यहाँ पर जोर देता है कि भाई आप अगर काम करवा रहे हो, इस प्रकार के जो लेबर हैं उनकी सेफ्टी को भी हमें इंश्योर करना होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कहीं पर बहुत ज़्यादा धूल वूल है जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जा सकते हैं। उस इक्विपमेंट से तो मदद मिलेगी ना, उनकी बॉडी तो प्रोटेक्टिव वे में रहेगी ना, जो हैज़ार्डस जितने सब्सटेंस हैं उससे बॉडी बची रहेगी ना। तो इस प्रकार के जो कदम है वो हमें उठाने होंगे। इस चीज़ को यहाँ पर ILO ने बोला है कि सभी देश इंश्योर करें। ठीक है, तो ILO ने जोर दिया है कि जितने भी देश हैं वो प्लीज़ अपने यहाँ पर सेफ्टी नेट को मजबूत करें और अपने वर्कर्स की प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दें। क्लियर हो गया? ये पूरा मैटर आपको समझ में आ गया? तो ये आर्टिकल कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल आपको बेसिक डेटा देता है। एग्जाम में अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा इस पूरे आर्टिकल से, तो यही 2 कन्वेंशन के बारे में पूछा जाएगा कि भाई ILO का कन्वेंशन नंबर 155 या कन्वेंशन नंबर 187 किस चीज़ को लेकर डील करता है। कहोगे इतना मैं जोर क्यों दे रहा हूँ इन दोनों नंबर्स पर? उसके पीछे का एक कारण है दोस्तों। कारण क्या है ज़रा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। वो कारण सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। हाँ बिल्कुल, हमें ये नंबर ध्यान रखना है, लिखना है। फिलहाल तो यहाँ पे पहले ILO के बारे में कुछ बेसिक डेटा जान लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। ठीक है, ये क्या करती है, अलग अलग देशों को, लगभग इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर में 187 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। 187 देश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना। और जितने भी देश इसके मेंबर हैं उन सबको कहीं ना कहीं अपने लेबर स्टैंडर्ड्स जो उनके देश के अंदर में लेबर है ना, उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके लिए सेफ्टी प्लस डेवलप्ड पॉलिसीज़, यानी कि अलग अलग नीतियां बनाने का काम करना, ये सारा काम दोस्तों यहाँ पर ILO का हो जाता है। इवन ILO को एक नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 1969 में। ILO को बनाया गया था 1919 में, 1919 में। एक ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलीस। ठीक है, इसके माध्यम से दोस्तों इसको बनाया गया और ये पहली अफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन चुका था यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन का एक प्रॉपर एजेंसी नहीं था, एक अफिलिएटेड एजेंसी थी ये 1946 में। तो 1946 में इसको UN के साथ में लिंक कर दिया गया
और ILO का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो जेनेवा नाम की जगह है, एग्जैक्टली वहाँ पर है। तो ये कुछ बेसिक डेटा है जो कि आपसे वनडे एग्जामिनेशन या प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन ये तो वनडे एग्जामिनेशन में जो बाकी सारे एग्जाम है वहीं से बनेगा। लेकिन अगर आपसे यूपीएससी में यहाँ से कुछ पूछा गया स्पेशली इस आर्टिकल से, तो उन दोनों कन्वेंशन के नंबर, अब मैं उन दोनों कन्वेंशन के नंबर के ऊपर क्यों इतना जोर दे रहा हूँ ज़रा ये भी दिखा देता हूँ। यूपीएससी ने 2018 में एक क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली। क्वेश्चन क्या था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन नंबर 138 है और 182 है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। ऑब्वियस ही बात है, 130 और 182 किसी ना किसी कारण की वजह से न्यूज़ में होगा, जिस वजह से क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे थोड़ी ना किसी से भी कन्वेंशन से पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये दो कन्वेंशंस न्यूज़ में है, तो इस वजह से यहाँ पर बोला गया आपको ध्यान रखना है। तो ये 130 और 182 कन्वेंशन किस चीज़ को लेकर डील करते हैं? चाइल्ड लेबर को लेकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो इस तरीके से आपने हर एक आर्टिकल को कवर करना है, और हर एक आर्टिकल इस तरीके से मैं आपको कवर करवाऊंगा। हर एक आर्टिकल में प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा आपको आर्टिकल के साथ मिलता रहेगा। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में आपको डेली करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ILO वाला डिस्कस किया, उसमें जो बैकग्राउंड डेटा था वो सब दोस्तों आपको PDF में कंपाइल करके दे दिया जाता है। तो आपने बैठकर क्या लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है, वो टेंशन खत्म हो जाती है। केवल वीडियो देखो, अपना आपका PDF आ जाएगा, उसको रात में सोने से पहले पढ़ लेना। बाकी वीडियो देखने के बाद में अपना जो स्टैटिक पोर्शन उसको कवर करने की तैयारी शुरू कर देना। डेली बेसिस पे ऐसे करना है, आपका बहुत टाइम बचेगा। मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर हम पहले 2-2 घंटे लग जाते थे, हम एक घंटे का वीडियो देखने में हमें 3 घंटे लग रहे थे। वीडियो देखो, समझो और लिखो, तो वो टाइम सब बच जाता है आपका। समझ गए? तो दोस्तों ये सारी की सारा जो कंटेंट है ये कंपाइल करके आपको एक PDF में दिया जाता है। वो PDF हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। अच्छी बात है, उस PDF का चाहो तो आप लोग प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ये सारा कंटेंट ग्रुप में सिक्योर होता है, डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का कंटेंट ओपन करो, पढ़ो, डिलीट कर दो। डिलीट क्यों कर दो? कंटेंट सारा ग्रुप में पड़ा हुआ है ना, तो आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्टोरेज की प्रॉब्लम भी खत्म। और दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इस ग्रुप में जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। यानी आपको हमेशा हमेशा के लिए 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है, या फिर कह सकते हो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ या मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का कोई भी मैसेज कर देना। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो कि इसमें एग्जैक्टली क्या चीज़ें मिल रही हैं, मुझे कैसे फ़ायदा हो सकता है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में ये अमाउंट खर्चना है। ये अमाउंट जो कि आप इधर उधर आराम से खर्च देते होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद, सेटिस्फाई करने के बाद आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। बाकी दोस्तों एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 5000 प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं चाहो तो आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे जाओगे, लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स जुड़ चुके हैं। चलिए अब और फर्दर टाइम वेस्ट करे बिना ही हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक, GS पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है? लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, यानी जो बिजली कड़कती है और जो कड़कते खड़कते बिजली गिर जाती है, तो बिजली गिरने की वजह से गुजरात में अभी 27 लोगों की जान गई है। क्योंकि पता है वहाँ पे अभी काफ़ी खतरनाक बारिश हो रही है, आंधी तूफान आया हुआ है, तो 27 लोगों की जान गई है दोस्तों। ये फ़ोटो यहाँ पे आप देख पाओगे, फ़ोटो भी खींचा गया है। गुजरात में राजकोट के पास में एक टेम्पल है, खोदालधाम टेम्पल। ठीक है, उस टेम्पल पर किस तरीके से दोस्तों ये बिजली गिर रही है ऊपर से, ये आप देख सकते हो। तो 27 लोगों की जान गई अभी तक, ये डेटा निकल कर आया। ये अपने आप में नंबर थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से हर जगह पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो अभी यहाँ पर इतनी तेज़ तूफान आया है, बारिश हो रही है, इसकी चक्कर में 79 एनिमल्स की भी जान जा चुकी है। थंडर स्टॉर्म की वजह से जितनी भी फसलें हैं वो फसलें डैमेज होती चली जा रही हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान आज के समय पर हमको देखने को मिल रहा है, स्पेशली गुजरात में। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस आर्टिकल में जो स्पेशल फोकस दिया है वो है लाइटनिंग स्ट्राइक के ऊपर में, बिजली गिरने के ऊपर में। क्या आपको पता है बिजली गिरती कैसे है? नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आज आपको प्रोसेस बताऊँगा। ये बिजली कड़कना क्या है, बिजली कैसे गिरती है, दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है, कुछ स्पेसिफिक डेटा है भारत का कि भारत में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। तो एक अच्छा आंकड़ा यहाँ पर आपको एक मतलब प्रॉपर फैक्चुअल डेटा मिल जाएगा, जिसके बेसिस पर आप आराम से मेंस में या इंटरव्यू में खुलकर बातचीत कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं आपको एग्जैक्टली इसके बारे में टू द पॉइंट सारी चीज़ें समझाता हूँ।
करना क्या है, हमेशा की तरह स्क्रीन पर नीचे देखते रहो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। तो दोस्तों लाइटनिंग जो है, ये बिजली का गिरना एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हो चुका है हमारे इंडिया में डेथ के पीछे का। काफ़ी सारे लोगों की जो मृत्यु हो रही है उसके पीछे का एक मेन कारण ये बन चुका है। और कई बार ना क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी इस प्रकार की जो बिजलियाँ हैं वो गिरती रहती हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों की मौतें होती रहती हैं। और जब बिजली गिरती है दोस्तों, इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है इंटर क्लाउड और एक होता है इंट्रा क्लाउड। ठीक है, इंटर क्लाउड या इंट्रा क्लाउड जो है, यहाँ पर जो लाइटनिंग्स हैं वो दिखती तो हैं लेकिन यहाँ पर वो खतरनाक नहीं होती हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, ये देखो 3 प्रकार की बिजली गिरना होती है। एक इस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। जब कोई बिजली अपने बादल के अंदर, मान लो ये एक क्लाउड है, इसके अंदर ही यहाँ पर कड़क रही है, हमें बस खाली नीचे से हम देख रहे हैं ऊपर, हाँ बिजली दिख रही है, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है केवल बादल के अंदर ही अंदर, तो वो हो गई विद इन क्लाउड। फिर एक होती है यहाँ पर एक बादल से दूसरे बादल में टकरा रही होती है। ठीक है, एक बादल ये है, इसके बराबर में दूसरा बादल है, तो एक बादल से दूसरे बादल में टकरा रही होती है। तो दोस्तों यही है इंटर क्लाउड और इंट्रा क्लाउड। तो ये ऊपर ही ऊपर बिजली कड़क रही है और एक दूसरे में टकरा रही है, बस खाली हम इसको नीचे से देख रहे हैं, ये गिर नहीं रही है पृथ्वी पर, ये हार्मलेस है, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन एक होती है क्लाउड टू ग्राउंड, ये सबसे खतरनाक होती है। ये सीधा यहाँ पर बादल से गिरती है और सीधा नीचे धरती पर आकर कनेक्ट हो जाती है, और कनेक्ट होकर जहाँ पे गिरेगी वहीं पर पूरा डिजास्टर मचा देती है। तो ये 3 प्रकार होते हैं, इंटर क्लाउड, इंट्रा क्लाउड। क्या होता है ये आपको पता चल गया, ये लाइट दिखती तो है लेकिन हार्मलेस होती है। लेकिन जो क्लाउड टू ग्राउंड होता है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे जो लाइटनिंग है बहुत हार्मफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, और जो सीधा आके पृथ्वी पर गिरता है। अब ये प्रोसेस क्या इसके पीछे का, ज़रा मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों ये सब कुछ जो होता है, बिजली कड़क रही है, बिजली नीचे गिर रही है, इसके पीछे का रीज़न है इलेक्ट्रिकल चार्ज के अंदर में डिफरेंस होना। अब ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा इसके बारे में भी समझाता हूँ। अच्छा, ये बिजली जो बन रही है या बिजली कड़क रही है, ये कहाँ पे कड़क रही है? बादलों में कड़क रही है। कितनी दूरी पर? हमारी पृथ्वी से लगभग ऊपर 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर। 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर अगर जाओगे तो यहाँ पर ऊपर एक बादल बना हुआ है। ठीक है, और वो जो बादल है, उस बादल का जो बेस है, जो निचला हिस्सा है दोस्तों, वो हमारे पृथ्वी के सरफेस से केवल और केवल 1 से 2 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, बादल वैसे काफ़ी बड़ा है ना, तो इसका कुछ हिस्सा ऊपर है और कुछ हिस्सा यहाँ पर, इसका जो बेस है वो यहाँ पर पृथ्वी के सरफेस से 1 से 2 किलोमीटर ऊपर है। अब क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है बादल में ऊपर नीचे, ये ज़्यादा कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ठंडक बढ़ती चली जाएगी। अब इस बादल में आप टेम्परेचर देखोगे तो कहीं पर मतलब -35 डिग्री हो रहा है, कहीं पर -45, तो -35 से लेकर -45 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर ये टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो इसका मतलब तो ऊपर बर्फ़ होगी। बादल क्यों कह रहे हैं इसे? हाँ, ये आप सही कह रहे हो, ऊपर बर्फ़ ही है वो, इतना टेम्परेचर कम है। वो कैसे बनती है? जो हमारी वाटर वेपर है दोस्तों, जो ये पानी ऊपर उठकर जा रहा है भाप बन के, वो यहाँ पर क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से और क्या होगा, वो सीधा सीधा बर्फ़ का शेप लेना स्टार्ट करेगा। और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो इस दौरान बहुत सारी जो गर्मी है, बहुत सारी जो हीट है, वो भी जनरेट होती है इस पूरे प्रोसेस में। और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे ड्रॉपलेट्स, जैसे जैसे पानी की जो बूंदें ऊपर जा रही होती हैं, वो छोटे छोटे बर्फ़ में कन्वर्ट होती हुई चली जाती हैं, और वो ऐसे इकट्ठी चली जाएंगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो ऊपर वो सारी की सारी जो बूंदें इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा बना लेती हैं। सब के सब साथ में इकट्ठी हो जाती हैं। अब सब साथ में इकट्ठी हो गई तो बर्फ़ का वज़न जो है, सब साथ में इकट्ठे होने के बाद भारी हो गया। अब ये इतनी हैवी हो जाती हैं कि ये नीचे गिरना शुरू होती हैं, नीचे यहाँ पर ढहना शुरू हो जाती हैं। अब जब ये नीचे ढह रही होती हैं दोस्तों, आप एक तरफ देखोगे ये नीचे ढह रही हैं, और नीचे से यहाँ पर जो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स हैं वो ऊपर उठ रहे हैं, है ना। नीचे से छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े ऊपर उठ रहे हैं उसमें जुड़ने के लिए, और ऊपर से बड़ा बड़ा वाला जो पीस है वो यहाँ पर नीचे ढह रहा है। तो इस दौरान यहाँ पे क्या होता है, आपस में टकराव होता है, कोलिशन होता है। ठीक है, बड़े बर्फ़ के टुकड़े और छोटे बर्फ़ के टुकड़े आपस में टकरा रहे होते हैं, और टकराने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों आपको दिख रहे हैं, इससे और ज़्यादा जो टकराव है वो बढ़ने लगता है। इसी से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क है, जो स्पार्क हमको दिख रही है ना, वो यहाँ पर क्रिएट होती है। और ये प्रोसेस कब होता है, जब हमारे बादल में जो टॉप की लेयर है, ये आप देख पाओगे पूरा बादल है, इसमें टॉप की लेयर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और मिडिल वाली जो लेयर है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में मिल रहा है, टकरा रहा है, जिससे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एक बादल यह है, एक बादल यह है, इस बादल का पॉजिटिव चार्ज और इस बादल के नेगेटिव चार्ज के साथ में टकरा रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बिजली कड़क रही है। समझ रहे हो इस बात को? यानी कुछ ही समय के अंदर में एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो करंट है
यानी कि लाख से लेकर मिलियंस ऑफ एम्पियर्स का जो करंट है दोस्तों वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है बादलों के अंदर में। इससे बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वो भी प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और इसी हीट की वजह से जो ऊपर यहाँ पे हवा वगैरह आप देख रहे होंगे तो वो थोड़ी सी रेडिश कलर की, लाल कलर की दिख रही होती है जब लाइटिंग होती है उस दौरान। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई है। तो ये तो चलो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पर बिजली बन रही है और बादलों में कड़क रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि पृथ्वी पर गिरती कैसे, ज़रा ये भी बताओ। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। या फिर कई बार आप देख पाओगे, आपने ये भी देखा होगा, काफ़ी सारी जगह पर जो बिजलियाँ गिर रही हैं, खुले मैदान पर गिर रही हैं, पेड़ों के ऊपर गिर रही हैं, उसके पीछे का रीज़न आपको पता है? खुले मैदान में गिरने का पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है, नीचे देखो हवा चल रही है, हवा चलते हुए यहाँ पर घासें आपस में टकरा रही हैं। टकराने के बाद में घर्षण की वजह से दोस्तों यहाँ पर भी जो चार्ज है वो बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। और वो जो चार्ज जैसे यहाँ पर बन रहा है और ऊपर बादलों में बिजली क्रिएट हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, तो इसका बादल का ये नेगेटिव चार्ज सीधा जाकर हमारे पृथ्वी के पॉजिटिव चार्ज के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और ये जो बिजली है सीधा यहाँ पर नीचे आके पृथ्वी पर गिरेगी। और ऑब्वियस ही बात है, जो चीज़ इसके रास्ते में सबसे पहले आएगी उसी के ऊपर गिर जाएगी। तो इस वजह से आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ के ऊपर स्पेशली सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है। क्यों? क्योंकि जब ये नीचे मैदान में गिर रही होती है तो पेड़ इसको रास्ते में सबसे पहले मिल जाता है, तो पेड़ के ऊपर ये गिर जाती है, उसको भी जला के रख देती है। तो दोस्तों यह है रीज़न, क्योंकि अर्थ एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के तौर पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा और बादल के मिडिल लेयर में नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों आपस में मिल गए, वो बिजली जो बनी सीधा यहाँ पर आकर नीचे आ गई। समझ गए? और इससे लाइफ, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें वो यहाँ पर डैमेज हो सकती हैं। ये जो लाइटिंग है दोस्तों, ये बहुत बार आप देख पाओगे पेड़ों पर गिरती है और बिल्डिंग पर गिरती है। अब बिल्डिंग्स पर गिरती है तो बिल्डिंग्स पर गिरने का तो एक सोल्यूशन निकाल लिया गया। सोल्यूशन क्या है? हम लाइटिंग कंडक्टर लगाते हैं। आपने कई सारी बिल्डिंग के ऊपर एक सीधी ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रॉड लगी देखी होगी, यहाँ पर इस तरीके से बिल्डिंग देखी होगी, तो उसके ऊपर एकदम सीधी सी रॉड लगी हुई होती है। क्यों लगी हुई होती है? ताकि जो अगर बिजली कड़के और यहाँ पर अगर बिल्डिंग पर गिर रही है तो सीधा यहाँ पर इस लाइट से ये बिजली ट्रांसफ़र होकर सीधा ग्राउंड में यानी धरती के अंदर भेज दी जाए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार की जो रॉड है इसको लगाया जाता है। तो लाइटिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि बिल्डिंग्स को इन बिजली के गिरने की वजह से बचाता है। तो लाइटनिंग कंडक्टर एक प्रकार की मेटल की रॉड होती है जो बिल्डिंग में ऊपर सबसे ऊपर लगाई जाती है। काफ़ी लंबी रॉड होती है। इसको दीवारों में यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान, और जिसके माध्यम से बिजली उस रॉड के ज़रिए सीधा लैंड में ट्रांसफ़र हो जाती है, धरती में ट्रांसफ़र हो जाती है। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पर यह बात की जा रही है, हमारे पृथ्वी पर एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली गिरती हैं। अच्छा, वो कौन सी जगह है? वो है कि लेक माराकाइबो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रा लिख लो इसके बारे में। पिछले कुछ समय पर लेक माराकाइबो न्यूज़ में था फॉर अनदर रीज़न। तो ये लेक माराकाइबो कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजलियाँ गिरती हैं। यहाँ का अगर मैं आपको एक दृश्य दिखाऊँ तो दोस्तों ये लेक माराकाइबो का दृश्य है। ये पूरी झील पर इस तरीके से यहाँ पर ये बिजलियाँ गिर रही हैं। ठीक है, हर मिनट के अंदर में 28 से 30 बिजलियाँ यहाँ पर इस तरीके से गिरती रहती हैं। वो डिपेंड करता है सीज़न पर, सिचुएशन पर। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो लेक माराकाइबो है दोस्तों, यहाँ पर इस झील में एक रिवर है जिसका नाम है काटाटुम्बा। ठीक है, ये जो नदी है वो यहाँ पर इस झील के अंदर में आकर गिरती है और हर साल हम देख पाते हैं 260 स्टॉर्म डेज एवरेज यहाँ पे नज़र आते हैं इस झील के आसपास। और अक्टूबर में लगभग हर मिनट के अंदर में 28 बार बिजलियाँ गिरती हैं इस पूरे लेक के अंदर में। तो आपको यहाँ पर ये जो जगह है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? आगे आते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैं, बिजली का कड़कना और गिरना, ये जो दोस्तों यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी है वो बहुत तेज़ हो चुकी है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये बार बार हमको प्रोसेस नज़र आ रहा है। तो बोला जा रहा है कि लगभग 18.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक्स 2020 से लेकर 2021 के बीच में हमको देखने को मिले हैं। ये इंडिया की खुद सेकंड एनुअल रिपोर्ट ने बताया है। और वो जो रिपोर्ट है उसको किसने रिलीज़ किया है? LRIC ने। LRIC नाम की एक बॉडी है जिसकी फुल फॉर्म है लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन। वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, कई बार न्यूज़ में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो LRIC है क्या? ये एक प्रकार का जॉइंट इनिशिएटिव है, यानी कि कई सारी बॉडीज़ ने मिलकर दोस्तों यहाँ पे काम करती हैं। और वो कौन कौन सी बॉडीज़ हैं? जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल हो गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो गया, वर्ल्ड विजन इंडिया हो गया, यूनिसॉफ हो गया। ये सारी बॉडीज़ का एक जॉइंट इनिशिएटिव है LRIC। ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन का मेन मकसद है कि जो नंबर ऑफ़ डेथ हो रही हैं लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से उसको कम करना, साल 2022 तक 1200 से कम कर देना। और यहाँ पर हम देख पाएंगे पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में लाइटनिंग स्ट्राइक्स तेज़ी से इंक्रीज़ हुई हैं।
बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही हैं, जिसकी वजह से जो डिज़ास्टर या नुकसान है या लोगों का लाइफ है उसका एक बहुत बड़ा लॉस हमको नज़र आ रहा है। क्लियर हो गई बात? आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से हैंडल करने के लिए रेडी हो। चलिए आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है? एस एंड पी की ये क्या है? बेसिकली ये है दोस्तों हमारा एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये अलग अलग देशों की रेटिंग देती हैं कि भाई वो देश कितनी परसेंट से ग्रो करेगा, उसकी इकॉनमी किस तरीके से ग्रो करेगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो एस&पी नाम की इस एजेंसी ने दोस्तों भारत का जो 2024 का जो ग्रोथ है हमारा वो 6.4% का रखा है। इन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट ईयर हमारी ग्रोथ होने वाली है वो 6.4% के आसपास होने वाली है, जबकि इन्होंने अभी कुछ महीने पहले जो अपना ग्रोथ बताया था वो 6% बताया था। तो इंडिया की ग्रोथ यहाँ पर ये थोड़ी सी ज़्यादा मान रहे हैं, इन्होंने थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया इसको कि इंडिया थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर में हमने देखा है पिछले कुछ समय पर जो इन्फ्लेशन है, एक्सपोर्ट्स वगैरह है, जो वीक एक्सपोर्ट था वो कंट्रोल हो गया है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो गया है। तो इस चक्कर में ग्रोथ अब ज़्यादा हो सकती है, ऐसा इन्होंने बताया। तो एग्जाम में क्या कुछ पूछा जाएगा? कभी नहीं पूछा जाएगा। ऐसे आर्टिकल को हमेशा आपने स्किप करना होता है, हमेशा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा डेटा लेकर आते रहते हैं। जब स्थिति सही होगी तो हाँ इंडिया ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकता है, स्थिति बेकार होगी, नहीं नहीं हम इसकी ग्रोथ को कम कर रहे हैं, तो ये हमेशा आता रहता है। ये आपसे कभी ना पूछा गया है और आगे ना पूछा जाएगा। लेकिन अगर कुछ पूछा गया भी अगर इस आर्टिकल से तो एक तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी हमेशा चेंज हो रहा है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें नई मिल जाती हैं। 2022 में एक खतरनाक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? वो था रेटिंग एजेंसी को लेकर। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है ना एस&पी, तो दोस्तों एस&पी क्या है? ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। ये रेटिंग देने का काम करती है कि ये देश कितनी तेज़ी से ग्रो करेगा। तो इस प्रकार की रेटिंग एजेंसी में कई सारी प्रकार की एजेंसियाज होती हैं। उन सब एजेंसी के बारे में थोड़ा बेसिक डेटा आपको पता होना चाहिए। क्या पता कभी क्वेश्चन मिल जाए। आओ मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग की, तो ये रेटिंग क्या है दोस्तों? ये रेटिंग यहाँ पर एक देश की क्रेडिट वर्थिनेस को बताती है। एक देश यहाँ पे लोन लेता है तो उसको चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, है ना, उसकी इकॉनमी किस तरीके से चल रही है, तो ये चीज़ों को दर्शाती है वो। और ये रेटिंग किसी भी कंट्री को दी जा सकती है या फिर किसी पर्टिकुलर कॉरपोरेशन को, किसी बॉडी को, किसी सरकार को, किसी इंडिविजुअल को, किसी को भी रेटिंग दी जा सकती है। अगर रेटिंग बेकार है तो मतलब अगर आपने उसको पैसा दिया तो पैसा चुका नहीं पाएगा। रेटिंग अच्छी है तो मतलब आप उसको पैसा उधार भी दे दोगे तो वो आराम से पैसा चुका देगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब इस प्रकार से रेटिंग देने के लिए हमारे पास में अलग अलग एजेंसियाँ हैं। जैसे अब एजेंसियां में भी दोस्तों दो प्रकार की एजेंसियां हैं, एक तो इंटरनेशनल है और एक है नेशनल। इंटरनेशनल जो कि पूरे दुनिया के लिए काम करती हैं, अलग अलग देशों की यहाँ पर ग्रोथ को डिसाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल एस&पी, तो एस&पी कौन सी एजेंसी है? ये इंटरनेशनल एजेंसी है। ठीक है, तो इंटरनेशनल में एक तो आता है फिच रेटिंग्स आ गए, दूसरा आ गया मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस एंड स्टैंडर्ड्स पुअर, जिसको हम लोग एस&पी बोलते हैं। ठीक है, एस&पी यानी सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीन कौन कौन सी? एक तो यहाँ पर हमारी हो गई कौन सी? पहले वाली हो गई फिच रेटिंग, दूसरी हो गई मूडीज़ इन्वेस्टर एंड सर्विस, और तीसरी हो गई स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। तो एस&पी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर को रेफर करता है। ये तीन सबसे बड़ी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो कि क्या करती हैं? दुनिया भर की कंट्रीज़ को, अलग अलग बिजनेसेस को रेटिंग देने का काम करती हैं। समझ गए? और उसके बाद ये तो थी इंटरनेशनल वाली। अब बात करते हैं स्पेशली भारत की। इंडिया के अंदर में इंडिया की 6 अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं। और वो 6 कौन कौन सी हैं? और जो दोस्तों भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना 6, ये हमारे सेबी के अंदर में आते हैं। इसको ध्यान रखना, रट लेना, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी इन एजेंसी को चलाता है। और वो 6 एजेंसी कौन कौन सी हैं? क्रिसिल, ICRA, केयर, SMERA, फिच इंडिया और ब्रेकवर्क्स रेटिंग। ये हैं 6 एजेंसीज़। कहोगे पढ़ना ज़रूरी है क्या? मतलब थोड़ा बोर सा लग रहा है। भाई बोर लगे या ना लगे, आपने पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया, ज़्यादा पुराना नहीं है। पिछले साल से पिछले साल यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, मतलब पिछले साल ही पूछा गया। भाई तो 2023 ही चल रहा है ना। क्वेश्चन क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इनको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कहोगे नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अभी आपको बताया कि भारत की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो RBI नहीं, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर में आती हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट, जो रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है ICRA, ये भी एक इंडिया वाली है। तो क्या ये एक प्रकार की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? चलो ये तो हमें पता नहीं क्योंकि हमने ICRA को डिटेल से पढ़ा नहीं। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट नहीं पता। थर्ड को देखते हैं।
जो ब्रिकवर्क रेटिंग है, क्या ये इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का हो गया? हाँ, क्योंकि क्राइसिल, ICRA, SMERA, ये जितने भी हैं ये सब यहाँ पर इंडियन एजेंसी हैं। तो जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है दोस्तों, वो भी हमारा करेक्ट है। तो केवल और केवल यहाँ पर हमारा अगर हम देखें तो एक ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बाकी सब गलत है। सॉरी, 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बाकी सब गलत हैं, यानी तीसरा वाला सही है। ठीक है, अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या नजर आएगा? और यहाँ पे अगर पहला वाला स्टेटमेंट ही देखोगे तो ये भी गलत है, पहला वाला भी। क्यों? क्योंकि RBI नहीं, सेबी यहाँ पर रेगुलेट करता है। और पहला वाला गलत है, तो यहीं पर आप एलिमिनेशन लगा सकते थे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में 1 दे रखा है, तो 1 से कोई मतलब है ही नहीं। C में भी 1 दे रखा है, यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं है। D में भी 1 दे रखा है, यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर B। 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो एक स्टेटमेंट भी पता होता तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते थे, बट ये क्वेश्चन है 2022 का। अगर ये क्वेश्चन 2023 में पूछ लिया जाता ना, तो ये मोस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन होता, क्योंकि 2023 में स्टेटमेंट कुछ अलग तरीके से दिए गए थे। फिलहाल ये हमने उस पर्टिकुलर ईयर में क्वेश्चन कैसा आया था उसके हिसाब से डिस्कशन किया है, और आपको ये भी जानना था कि क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये मैंने आपको समझाया। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर हमारा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपसे मेंस में सवाल मिल सकता है डायरेक्टली। वो भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं UPSC ने। ठीक है, तो ये फोटो आज के हमारे न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है दोस्तों। इस फोटो में क्या दर्शाया जा रहा है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी लोग जो यहाँ पे हैं, ये गुरु नानक जी की जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कल थी 27 नवंबर, और 27 नवंबर को इस बार था गुरु नानक जयंती। ठीक है, 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती यहाँ पर देखने को मिलती है। गुरु नानक जी आपको पता होगा पहले सिख गुरु हैं। ठीक है, तो उनका जो बर्थडे है उसको यहाँ पर आप कह सकते हो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसको यहाँ पर आप इस तरीके से कैंडल्स वगैरह जलाई जा रही हैं, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो फोटो है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब का है, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर में लोकेटेड है। ठीक है, तो करना क्या है? ये आर्टिकल हमारे लिए काम का है। हाँ, आर्टिकल तो काम का है, लेकिन ये फ़ोटो वगैरह या इन्फॉर्मेशन जो इस आर्टिकल में दी गई है ये इतनी काम की नहीं है। अब जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो सबसे ज़्यादा काम की है। आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है दोस्तों इस आर्टिकल से रिलेटेड, और क्या क्या पूछा जा सकता है वो सब कुछ यहाँ पर आप स्क्रीन पर नीचे देख पा रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ जो वनडे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, हाल ही में कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है? तो वो थी 554वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने गुरु नानक जी की सेलिब्रेट की है। गुरु नानक देव जी कौन थे? देखो, इनका जन्म होता है 1459 में। कहाँ पर? तालवंडी राय भोए विलेज के अंदर में, जो कि लाहौर के जस्ट पास में। उस समय पर ऑब्वियस सी बात है, लाहौर तो आज पाकिस्तान में, लेकिन वो सब इंडिया का हिस्सा हुआ करता था ना पहले, तो वहाँ पर पास में यहाँ पे इनका जन्म होता है। और बाद में यहाँ पे नाम जो है वहाँ का वो हो जाता है नानकाना साहिब। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे सिखिज़म में 10 सिख गुरुज़ हैं जो कि मेन फाउंडर हैं। ठीक है, तो वो जो 10 सिख गुरु आपको देखने को मिलते हैं, उनमें से जो फर्स्ट गुरु थे वो हमारे गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो हैं गुरु नानक देव जी आपको देखने को मिलेंगे, और सिखिज़म के मेन फाउंडर भी हैं, आपने ध्यान रखना है। कंट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो इनका एक बहुत ही ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा हमारे सोसाइटी में, और गुरु नानक देव जी से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और आज के समय पर जो ये हमारा मॉडर्न समय चल रहा है इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी। मैं आपको बता दूं, गुरु नानक देव जी ने कई सारे कॉम्पोजिशंस लिखे जिसको आदि ग्रंथ में ऐड किया गया। ठीक है, और उसको कंपाइल किया गुरु अर्जन जी ने। गुरु अर्जन जी जो कि 5th सिख गुरु थे, और मैं आपको बता दूं बाद में इसी को ही गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब एक बहुत ही पवित्र हमारे सिखिज़म के अंदर में। और गुरु ग्रंथ साहिब कैसे बनाए? जो हमारे 10 सिख गुरु हैं दोस्तों, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर इसमें चीज़ों को ऐड किया है। तो जो लास्ट एडिशन किया गया 10th सिख गुरु जी के थ्रू, जो 10th सिख गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह जी थे। ठीक है, तो उनके एडिशन के बाद में दोस्तों ये गुरु ग्रंथ साहिब कहलाने लगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। प्लस हम बात कर रहे थे गुरु नानक देव जी की, तो गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर फोकस किया है निर्गुण के ऊपर में, एक डिवोशन वर्शिप के प्रति। ठीक है, प्लस इन्होंने संगत के बारे में बताया, यानी कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, साथ में मिलकर यहाँ पर गाना, साथ में मिलकर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना। प्लस एक बेसिक मंत्र यहाँ पे इन्होंने दिया एक ओंकार का। ठीक है, अपने फॉलोअर्स को एक ओंकार यहाँ पर एक बेसिक मंत्र दिया गया इनके थ्रू, और साथ ही साथ में लोगों से बोला गया कि भैया आपने सभी ह्यूमन बींग्स, जितने भी मानव प्रजाति यहाँ पर आपको पृथ्वी पर देखने को मिलेगी, सबको इक्वली ट्रीट करना है बिना किसी भेदभाव के। ना कोई कास्ट, ना कोई क्रीड, ना कोई जेंडर को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हमें सबको, सभी ह्यूमन बींग्स को इक्वली के साथ में ट्रीट करना होगा।
बाद में दोस्तों यहाँ पर गुरु नानक देव जी की डेथ होती है 1539 में, कहाँ पर, करतारपुर पंजाब के अंदर में, जिसके थ्रू यहाँ पे आप कह सकते हो करतारपुर कॉरिडोर न्यूज़ में रहता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर डेथ के बारे में बात की। अब यहाँ पे ना अगर आपसे मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री में स्पेशली, तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि बताओ गुरु नानक देव जी का जो रेलिवेंस है हमारे मॉडर्न इंडिया में वो क्या है, वो रेलिवेंस को समझाओ। ये चीज़ें दोस्तों आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। तो वो रेलिवेंस क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एगैलिटेरियन सोसाइटी को बनाना, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रेलिवेंस है इनका, यानी कि इनका जो आइडिया है इक्वालिटी का, सभी को यहाँ पर इक्वल रखने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों के ऊपर यहाँ पर जोर देते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें आपस में। प्लस आप देख पाओगे जो कॉन्सेप्ट है लंगर का, वो लाया गया इनके थ्रू, यानी साथ में मिलकर कुक करना, साथ में मिलकर यहाँ पर फूड को शेयर करना, लंगर वाला कॉन्सेप्ट। फिर आया पंगत का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे फूड को पार्टेक करना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। जो कास्ट होती हैं, लो कास्ट, हाई कास्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट कोई ना रखना, ये फूड के मामले में कोई इस प्रकार का भेदभाव ना होना। फिर संगत, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करना साथ में मिलकर। तो दोस्तों इस प्रकार की जो चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई। फिर सोशल हार्मनी की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो, सोशल हार्मनी के प्रति भी गुरु नानक देव जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसको हम मॉडर्न इंडिया में देख सकते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जो पूरा दुनिया है वो गॉड का क्रिएशन है। ठीक है, पूरी दुनिया गॉड की एक क्रिएशन है, सभी लोग यहाँ पर इक्वली जन्मे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक वन यूनिवर्सल क्रिएटर हैं और जिनका नाम है एक ओंकार सतनाम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इन्होंने अपनी टीचिंग्स के अंदर में पेशेंस, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। ठीक है, एक धैर्य रखना, लोगों को क्षमा करना, थोड़ा दयालु बनना, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर उन्होंने मेंशन की है, ये लोगों को यहाँ पर सिखाया है। साथ ही साथ में इनका जो मेन मोटो है, ठीक है, वो है क्या, किरत करो, नाम जपो एंड वन चको, वर्क, वर्शिप एंड शेयर। ये जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने अपने सभी शिष्यों के साथ में शेयर किया है। समझ गए। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये ना एक चीज़ में और बिलीव करते हैं, यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है दसवंध। दसवंध मतलब डोनेटिंग 1/10 ऑफ वंस अर्निंग। कोई भी व्यक्ति अगर कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो 1/10 अपना जो हिस्सा है अर्निंग का वो डोनेट कर दे ऐसे व्यक्तियों में जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। तो ये डोनेशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर इनकी साइड से आया। फिर बात है जेंडर इक्वालिटी की, तो सोसाइटी में यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी को बनाने के ऊपर उन्होंने जोर दिया। इन्होंने यहाँ पर बोला जो वेमेन है और जेंडर इक्वालिटी है, इनके प्रति जो रिस्पेक्ट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है जो हमें लाइफ में सीखना चाहिए। फिर यहाँ पर शांति को लाने के लिए यहाँ पर इन्होंने जोर दिया है। इनकी फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग या फिर इंडियन फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो गुरुजी वो व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर बात करते हैं कि भाई मान लो किसी को डाउट है तो उसका डाउट दूर करना, उसको एक सही रास्ता दिखाना, है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं गुरु नानक देव जी के जितने भी आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ हमारे पूरे दुनिया में एक शांति को प्रमोट कर सकते हैं, इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी को लेकर आ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न इंडिया में गुरु नानक देव जी का रेलिवेंस क्या है, तो आप इस तरीके से पॉइंट वाइज ये सारे के सारे रेलिवेंस बता सकते हो। समझ गए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा का पूरा कंटेंट रेडीमेड करके दे दिया गया है, यानी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए तो सीधा यहाँ पर आपने लिखना है, क्योंकि वहाँ पे सोचने का समय नहीं मिलता है, आपको ही पता है यार मेंस में। चलिए आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, बात की जा रही है पॉल लिंच। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं फोटो में, 2023 का बुकर प्राइज़ फॉर प्रॉफिट सॉन्ग यहाँ पर इन्होंने जीता है। बुकर प्राइज़ दोस्तों इनके खाते में चला गया है। तो यहाँ पर पॉल लिंच एक कह सकते हो कि ऑथर हैं, आयरिश ऑथर है, आयरलैंड से बिलोंग करते हैं और इनका भी यहाँ पर एक फिक्शन है, एक नॉवल है, प्रॉफिट सॉन्ग करके यहाँ पर इन्होंने नॉवल लिखी है और जिसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है। 40 साल के यहाँ पर ये व्यक्ति हैं जिनको अपने इसी नॉवल के लिए बुकर प्राइज़ दिया गया। तो अगर एग्जामिनेशन में, स्पेशली वन डे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि साल 2023 का बुकर प्राइज़ किसको दिया गया, वो हैं पॉल लिंच। किसके लिए दिया गया, तो इनकी नॉवल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया। ये तो हो गई आपकी वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी। अब बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी में आपसे दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में कुछ बेसिक डेटा पूछा जा सकता है कि आखिरकार ये प्राइस क्या है, कौन इस्टेब्लिश क्या है, कौन चलाता है ना, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है दोस्तों, ये हर साल दिया जाता है एक सिंगल बुक को, ठीक है, जिसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में, पब्लिश किया जाता है यूके और आयरलैंड में, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की शुरुआत होती है 2005 में एज द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। तो स्टार्टिंग में इसको यही बोलते थे। ये जो प्राइज़ है इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर एक क्वालिटी जो फिक्शन किताबें होती हैं उसको रीडिंग में इंकरेज करना कि लोग यहाँ पर दुनिया भर से इसको पढ़ें। अब ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की चर्चा हुई है, अब ये प्रॉफिट सॉन्ग जो नोवेल है काफ़ी लोग खरीदेंगे, इसको यहाँ पर पढ़ने की कोशिश भी करेंगे।
ठीक है, तो लोगों को यहाँ पर एंकरेज करना कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग रीड करें। ठीक है, और इसका ऑलरेडी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमने यूके में देखा है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि जो एक इम्पॉर्टेंट काम है ट्रांसलेटर का, इसको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर जो प्राइज़ मनी है वो कैसा दिया जाता है, लगभग 50,000 पाउंड्स दिया जाता है। 50,000 पाउंड्स का प्राइज़ मनी है यहाँ पर इस बुकर प्राइज़ को, और ये प्राइज़ मनी डिवाइड किया जाता है इक्वली ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में। अब भाई ऑथर बाहर का भी हो सकता है ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल आयरिश ऑथर हैं तो इनकी बुक यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें हैं। तो जो ट्रांसलेटर होगा और ऑथर होगा, इन दोनों के बीच में दोस्तों ये जो प्राइज़ मनी इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और बाकी जो इनके नीचे के शॉर्ट लिस्टेड ऑथर और ट्रांसलेटर होते हैं उनको भी कम से कम 2,500 के आसपास 2,500 पाउंड्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये प्राइज़ मनी दोस्तों इन लोगों को दिया जाता है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। शॉर्ट लिस्टेड मतलब इनके बाद अगर कोई व्यक्ति जिनको ये प्राइज़ मिल सकता था तो उनके कुछ नाम हैं। फिलहाल के लिए पॉल लिंच अभी टॉप पर हैं, तो इनका नाम आपने ध्यान में रखना है। 50,000 पाउंड्स मतलब $63,000, एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिलता है। इससे यहाँ पर उस पर्सन का जो प्रोफाइल है उसको भी बूस्ट मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, पॉल लिंच की चर्चा काफ़ी सारी जगह पर होगी। क्लियर हो गया, समझ गए इस चीज़ को। तो बुकर प्राइस के बारे में कुछ बेसिक डेटा है जो कि आप लोग इसको लिख सकते हो। चलिए आगे आता हूँ। उसके बाद में हमारा आता है एडिटोरियल डिस्कशन। आज के न्यूज़पेपर में जब आप लोग एडिटोरियल्स को ओपन करोगे तो एकमात्र एडिटोरियल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो है ये। कुमार कार्तिकेय साहब ने यहाँ पर लिखा है, एक लीगल रिसर्चर हैं दिल्ली के अंदर में। इन्होंने बहुत ही बेस्ट तरीके से इस आर्टिकल को लिखा है। मैं कहूँगा इसकी रिक्वायरमेंट भी है। सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो पूरा चलने का तरीका है, चलने का मतलब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट वर्क कर रहा है उसके अंदर कुछ बदलाव करना, और वो बदलाव क्या हो सकते हैं और उससे क्या फ़ायदा होगा वो चीज़ यहाँ पे राइटर ने समझाई है। बेस्ट आर्टिकल, अच्छे से सुनना, क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। ये आपको प्रीलिम्स, मेंस और साथ ही साथ में इंटरव्यू तीनों के लिए प्रिपेयर करेगा, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन तीनों के लेवल करी होती है और साथ में करनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे राइटर हैं यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इसका जो काम है उसको हमें डिवाइड कर देना चाहिए काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांचेस के अंदर में, जिससे सुप्रीम कोर्ट का काम करने का तरीका थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। आज अगर आप देख पाओगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 3 अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में हमको देखने को मिलता है। इनके पास में 3 अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरह भी सर्व करता है, ठीक है, प्लस कोर्ट ऑफ अपील की तरह भी सर्व करता है। यानी कि एक तो ये केसेस को हैंडल भी कर रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे इसमें अपील वगैरह भी फाइल की जा रही है, पिटीशंस फाइल की जा रही हैं, तो अपील की सुनवाई भी करता है। तो ये जो कोर्ट है दोस्तों, ये कोर्ट ना अलग अलग बेंचेस में बैठती है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, और वो जो बेंचेस हैं उनकी साइज़ अलग अलग होती रहती है। कभी 2 जज की बेंच हो गई, कभी 7 जज की बेंच हो गई, कभी 5 जज की बेंच हो गई, कभी 9 जज की बेंच हो गई। तो वो यहाँ पर राइटर बोलते हैं, जो कि सही बात है। अगर आप देखोगे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस आपको दोस्तों नज़र आती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कभी यहाँ पर 5 जज कोई केस को देख रहे हैं, कभी कोई 7 जज केस को देख रहे हैं, कभी यहाँ पर 9 जज केस को देख रहे हैं। लेकिन ये जो बेंचेस हैं ये कब बनाई जाती हैं? ये बेंचेस तब बनाई जाती हैं जब कोई एक स्पेसिफिक मैटर या स्पेसिफिक मुद्दा न्यूज़ में बना हुआ हो। ठीक है, यानी कोई एक पर्टिकुलर इशू है जिसको लेकर बहुत बवाल मच रहा है देश में, तो उस पर्टिकुलर केस को एक बेंच बनाकर उसको सौंप दिया जाता है। ये बेंच अब डिसाइड करेगी कि भैया इस केस का होगा क्या, और वही जो 5 से 9 जो भी यहाँ पर जितनी बड़ी बेंच बैठी होगी वो जजेस मिलकर यहाँ पर डिसाइड करेंगे। हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 145 क्लॉज 3 को अगर आप लोग देखते हो तो वो क्या बोलता है, वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सेटअप के बारे में बात करता है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 145 क्लॉज 3 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सेटअप करने की सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, और इसी आर्टिकल में बोला गया है कि मिनिमम कम से कम 5 जज तो हमको चाहिए ही चाहिए होते हैं एक पर्टिकुलर केस की सुनवाई करने के लिए, एक बेंच को बैठाने के लिए। समझ गए? और यहीं पर दोस्तों एक और चीज़ मेंशन की गई है, आर्टिकल नंबर 143 के बारे में भी जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 143 जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट की पावर को लेकर डील करता है, कि जो प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो कोर्ट के साथ में बातचीत कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, उसको लेकर ही डील करता है। फिलहाल तो आपने आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के ऊपर ध्यान देना है, जो कि बात करता है कि हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को बनाना ज़रूरी है। अब राइटर बोलते हैं कि अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पास में जो केसेस पहुँचे हैं उनको देखोगे तो या तो वो डिविजनल बेंचेस के माध्यम से देखी जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में भी दोस्तों बेंचेस अलग प्रकार की होती है। एक होती है डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच में केवल 2 जज होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर केस को देख रहे होते हैं, या फिर कोई फुल बेंच बन जाती है।
फुल बेंच में मतलब कम से कम 3 जज होते हैं जो कि एक केस को देख रहे होते हैं। कोई एक टॉपिक है, कोई एक टॉपिक पर पूरा डिस्कशन चल रहा है, ये सारे के सारे यहाँ पर जजेस मिलकर उस केस को देख रहे हैं। तो हर एक मुद्दे के लिए बेंच बनाई जाती है। हर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू को देखने के लिए कभी डिवीजन बेंच बन जाएगी, कभी फुल बेंच बन जाएगी। समझ गए इस बात को? लेकिन दोस्तों यही एक रीज़न है, राइटर बोलते हैं यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत है कि सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल 34 जज हैं और उन 34 जजों के सामने जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो हैं 79,813 केसेस, या कह सकते हो अप्रॉक्स 80,000 के आसपास जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं इन 34 जजों के पास में। उसके पीछे का मेन रीज़न यही है भाई, छोटे छोटे केसेस को एक छोटी छोटी बेंच बनाकर देखना, और वो छोटी बेंच बनाने में ही सारा टाइम निकल जाता है। तो इसीलिए हाल ही में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं दैट इज़ DY चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना, एक परमानेंट बेंच बनाना भी ज़रूरी है। अभी हमारे पास में कोई भी परमानेंट बेंच नहीं है दोस्तों। ये तो जब कोई मैटर उठता है तब हम यहाँ पर इस प्रकार की बेंच बनाते हैं ताकि वो मैटर देख सके। एक परमानेंट बेंच होनी चाहिए जो कि इस प्रकार के केसेस को सॉल्व करती रहे, लगातार काम करती रहे, जिसमें एक प्रॉपर स्ट्रेंथ हो। उस चीज़ की यहाँ पर मांग की गई है, लेकिन वो नहीं है। इसी वजह से तो यहाँ पर केसेस पेंडिंग पड़े हैं। 80,000 केसेस 34 जजों के सामने पड़े हुए हैं। कब तक सॉल्व होंगे कुछ नहीं पता। अब राइटर बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हमें एक अलग से सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की आवश्यकता है। अब ये क्या बोलते हैं ज़रा इस बात को सुनते हैं। राइटर का कहना है दोस्तों, मार्च 1984 को अगर आप देखोगे तो इस तारीख में जो 10वां लॉ कमीशन था भारत का, उन्होंने अपना एक प्रपोजल दिया। उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट को हमें स्प्लिट कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर इसके 2 भाग कर देने चाहिए, इसके 2 डिवीज़न बांट देने चाहिए। एक तो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न और एक हो जाएगा लीगल डिवीज़न। ये जो प्रपोजल है ये यहाँ पर बोला था कि मान लो संवैधानिक लॉ, जैसे संवैधानिक लॉ को लेकर जो इशू है वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न पर पहुँच जाया करेंगे, तो इनके काम बट जाएंगे, आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ के ऊपर जोर देते हुए जो 11th लॉ कमीशन था, क्योंकि 10वें लॉ कमीशन ने तो बात रख दी, मानी नहीं गई। अब इसके बाद 11th लॉ कमीशन आया। 11वें लॉ कमीशन ने 1988 में दोस्तों फिर से एक बात रखी। इन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जिससे जस्टिस जल्दी अवेलेबल होगा, सभी लोगों तक अवेलेबल होगा। और ये भी रिपोर्ट किया गया कि हमारे कोर्ट के अंदर में जो ये अपील है दोस्तों, ये ज़्यादातर हाई कोर्ट से आ रही हैं, या फिर कह सकते हो कि जो हमारी मतलब मेनली जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ से आ रही हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हाई कोर्ट में मान लो कोई केस गया है, अब हाई कोर्ट ने यहाँ पर उस व्यक्ति के अगेंस्ट में ये केस सुना दिया। अब वो व्यक्ति नाराज़ हो गया, उसने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। तो हाई कोर्ट के बाद में जब केस की सुनवाई होते होते जब यहाँ पर किसी के पक्ष में वो डिसीजन नहीं जाता, तो वो व्यक्ति जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। सभी को ये बात पता है या नहीं पता है? लेकिन यहाँ पे राइटर ये बोलते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट में केवल उन्हीं हाई कोर्ट की अपील जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट के आसपास के हाई कोर्ट्स हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हमारे देश में एक ही है और हाई कोर्ट बहुत सारे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट यानी पंजाब का हाई कोर्ट हो गया, या हरियाणा का हाई कोर्ट हो गया, इलाहाबाद का हाई कोर्ट हो गया, दिल्ली का हाई कोर्ट हो गया, ये पंजाब, हरियाणा, इलाहाबाद, दिल्ली, ये सब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आसपास ये वाले हाई कोर्ट्स हैं। तो यहाँ वाले हाई कोर्ट का केस अगर सुप्रीम कोर्ट में डालना है तो आराम से अपील हो जाती है। लेकिन जो हाई कोर्ट दूर राज्यों में स्थित हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है अपील करने की। चक्कर में लोग अपील भी नहीं करते। सबसे ज़्यादा अपील अगर कहीं जा रही है तो इन्हीं कोर्ट्स की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर रीज़न पता है क्या है? कि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल दिल्ली तक सीमित है, ये मेन रीज़न है। तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ और रीजनल ब्रांचेस होने चाहिए हमारे पूरे देश भर में, जहाँ पर लोगों को वाइडर लेवल पर, बड़े लेवल पर यहाँ पर जस्टिस मिल सके, लोगों को यहाँ पर एक एक्सेसिबिलिटी मिल सके, लोगों को यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट में काम हो जाए। अब मान लो कोई केस यहाँ पे साउथ इंडिया का, अब वहाँ पे वो पहुँच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, वहाँ पे कॉस्ट का खर्चा है, बहुत सारी चीज़ों का खर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। समझ गए? तो इसी वजह से यहाँ पर एक केस हुआ, बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 1986 का, 1986 का यहाँ पर ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जोर दिया और ये बोला कि हमें एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाने की ज़रूरत है, यानी अपील करने वाली एक प्रॉपर पूरे देश के स्तर पर एक पर्टिकुलर बॉडी बना दो, ठीक है। और वो बॉडी यहाँ पर सभी प्रकार की अपील को हैंडल करेगी, स्पेशली यहाँ पर जो स्पेशल लीव पिटीशंस होती हैं उनको यहाँ पर वो एंटरटेन कर सकेगी। और ये क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करेगा कि वो केवल और केवल जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या पब्लिक लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर उसको एंटरटेन कर सकते हैं। तो अपील करने का ज़रिया थोड़ा आसान हो जाएगा। अब क्या हुआ? ये सारी बातें
केवल बताई जा रही हैं, प्रपोजल के तौर पर रखी जा रही हैं, कोई भी बातें अपनाई नहीं गई। और इन्हीं बातों में एक और यहाँ पर मैसेज आ जाता है। हमारी 229 यानी कि 229वीं जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है दोस्तों, 2009 में इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेस बांट दो, सुप्रीम कोर्ट की मेन ब्रांचेस बांट दो। एक दिल्ली में है ही, एक चेन्नई में कर दो, एक हैदराबाद में कर दो, ठीक है, चेन्नई या हैदराबाद कहीं पर एक में कर दो, साउथ इंडिया को वो यहाँ पर साउथ इंडिया के लिए हो जाएगा। एक कोलकाता में कर दो, हमारा इधर ये बंगाल और बाकी सारे एरिया के लिए हो जाएगा। और एक कर दो मुंबई में, ठीक है, ये इधर ईस्टर्न साइड के लिए हो जाएगा, वेस्टर्न साइड के लिए हो जाएगा। तो चारों तरफ हमारी ये ब्रांचेस हो जाएंगी। तो चारों तरफ ब्रांचेस होने का मतलब है यहाँ पर जजेस की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। और हर एक ब्रांच में 6-6 जज रख दो इन चारों ब्रांचेस के अंदर में, उनको अपीलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, अपील वगैरह की सुनवाई कर लेंगे वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो काम है वो बट गया और जो हमारा कोर्ट है वो भी यहाँ पर पूरे देश में फैल गया चारों तरफ। इससे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इससे जस्टिस देना आसान हो जाएगा या लोगों को जस्टिस मिलना भी आसान हो जाएगा। जो हैवी बैकलॉग है पेंडिंग केसेस का वो भी यहाँ पर निपटने स्टार्ट हो जाएंगे। जो लोग हैं उनको यहाँ पर उनका बहुत आसान काम हो जाएगा भाई, कोर्ट तक जाना, अपील करवाना, क्योंकि उनके ब्रांचेस यहाँ पर बन जाएंगी। समझ गए? आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है अच्छे से। तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, डे टू डे बेसिस के यहाँ पर कोई चीज़ है, उन सबको यहाँ पर हैंडल किया जा सकता है। अब राइटर ने एक बात और बोली, ये भी रिकमेंडेशन ये भाई करा थोड़ा कुछ किया है, ये काम कर सकते हैं हम, जो कि सही बात भी है। फिर राइटर बोलते हैं चलो आते हैं कॉलोनियल टाइम पर, अंग्रेज़ों के ज़माने पे। अंग्रेज़ों के ज़माने में दोस्तों हमारे पास में 3 सुप्रीम कोर्ट्स हुआ करते थे। आज तो हमारे पास में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर 3 सुप्रीम कोर्ट थे। एक सुप्रीम कोर्ट था हमारा बॉम्बे में, एक था कैलकाटा में और एक था मद्रास में। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक एक्ट पास कर दिया, जिस एक्ट का नाम था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861, 1861 का यहाँ पर एक एक्ट था। और उस एक्ट के ज़रिए हमने उन तीनों जो सुप्रीम कोर्ट्स दोस्तों उनको हाई कोर्ट के साथ में रिप्लेस कर दिया, हमने हाई कोर्ट बना दिए और केवल एक सुप्रीम कोर्ट बनाया भारत का। और वो जो सुप्रीम कोर्ट भारत का बनाया है, जिसको हम आज जानते हैं, वो फाउंड कराया गया था 28 जनवरी 1950 में अंडर द आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 124 के तहत हमने अपना पूरा सुप्रीम कोर्ट बनाया। और जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था, यानी फर्स्ट जो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ 1950 में, तो उस समय पर केवल और केवल उसमें 8 जजेस हुआ करते थे। कितने? केवल और केवल 8 जजेस यहाँ पर हुआ करते थे, जिसमें से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, साल ब साल यहाँ पर केसेस बढ़ते हुए चले गए, काम बढ़ता हुआ चला गया, है ना। तो इससे यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, कोर्ट्स के ऊपर में बर्डन बढ़ने लगा। और कोर्ट के ऊपर जब बर्डन बढ़ने लगा तो पार्लियामेंट ने कोर्ट के अंदर जजेस की संख्या बढ़ानी स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 8 जब थे सुप्रीम कोर्ट में, तो 1950 में ही बढ़ाकर 11 जज कर दिए गए। ठीक है, 1956 में, फिर 1960 में 14 जज कर दिए गए, फिर 1978 में यहाँ पर दोस्तों और बढ़ाकर कह सकते हो कि 18 कर दिए गए, फिर 1986 में 26 कर दिए गए, फिर 2009 में 31 कर दिए गए, और 2019 में 34 जज कर दिए गए। और आज भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? टोटल 34 जजेस हैं। तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे कौन कौन से साल में कितने कितने जजेस को बढ़ाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम हुआ है। तो अभी भी तो वर्कलोड ज़्यादा है ना, अभी भी बहुत काम है, केसेस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं। तो अभी भी यहाँ पर जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि 34 जज के सामने हज़ारों केसेस पेंडिंग पड़े हैं। और ये इस चक्कर में हम कह सकते हो कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब राइटर बोलते हैं कि आज के समय पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हर साल केवल 8 से 10 डिसीजन देता है। हर साल 8 से 10 डिसीजन देता है, जिसको लेकर प्रॉपर बेंच बैठती है, जहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा जज बैठते हैं। उनकी जो बेंच होती है वो 8 से 10 बेंच बैठती हैं हर साल बस। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो डिसीजन है, मतलब हज़ारों केसेस आ रहे हैं। 2022 में मैं आपको बता दूँ 1300 डिसीजन इशू किए गए थे। ठीक है, जिसमें से यहाँ पर मतलब 1300 में से केवल 4 डिसीजंस को इशू किया गया। तो इमेजिन करो यहाँ पर हज़ारों केसेस आ रहे हैं, जिसमें से केवल 4 केसेस को प्रॉपर निपटाया जा रहा है साल भर में। तो ये अपने आप में एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा केसेस देख रहा है सेंटर स्टेट के बीच का, या 2 से ज़्यादा राज्यों के डिस्प्यूट्स का, क्रिमिनल अपील्स हो गई, है ना, या कोई फैक्चुअल एडवाइस देनी है प्रेसिडेंट को, उस प्रकार के केसेस हो गए। तो कोई भी पर्सन अगर इमीडिएटली यहाँ पर आप कह सकते हो कि पिटीशन डालता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी देखा जाता है, लेकिन वो केवल उन्हीं पिटीशन को सबसे पहले देखा जाता है जहाँ पर एक पर्सन का फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो रहा हो। मान लो यहाँ पर एक पर्सन है जिसके पास में अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है, उसके फंडामेंटल राइट का किसी ने वोलेशन कर दिया, किसी ने उल्लंघन कर दिया, तो वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो वाले केसेस तुरंत देखे जा रहे हैं, अदरवाइज पिटीशन में भी मामला रुक जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको होल्ड कर देता है।
तो हमारे राइटर साहब ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम करने का तरीका है, इसको स्प्लिट कर देना चाहिए। एक तो हमें परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनानी ही चाहिए और एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील बनानी चाहिए ताकि लोगों की प्रॉपर की जो लोगों की अपील है उसकी प्रॉपर सुनवाई की जा सके। और इससे क्या होगा, इससे हमारी जुडिशरी की स्थिरता बनेगी, जुडिशरी की मजबूती यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। हमारा काम बढ़िया से लोगों तक पहुँच पाएगा, हर एक लोगों को यहाँ पर एक जस्टिस का एक्सेस मिल पाएगा, सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस मिल पाएगा, सस्ते दाम में काम हो सकेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर हो सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है राइटर का कहना। तो अच्छा आर्टिकल था। नाउ अब देखते हैं आपने कितने अच्छे से सुना है, क्योंकि आज आपने मेंस का क्वेश्चन लिखना है इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड। तो क्वेश्चन क्या है, फटाफट आप स्क्रीन पर नीचे देखो, आपको मजा आएगा क्वेश्चन सुनकर। क्वेश्चन यह है, द वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कुड बी स्प्लिट। हम उसको बांट सकते हैं, जो काम है सुप्रीम कोर्ट का उस कार्यालय को हम विभाजित कर सकते हैं ताकि वहाँ पे एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील बन सके और एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन सके, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि भाई जुडिशरी है उसमें एक स्थिरता आ सके, कंसिस्टेंसी आ सके। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं ज़रा वो डिस्कस किए डिटेल में, आपको वो डिस्कस करना है 250 शब्दों में। ठीक है, तो एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट इसको अच्छे से समझकर एक बढ़िया सा जो आंसर है वो यहाँ पर लिख सकें। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य को विभाजित किया जा सकता है ताकि अधिक न्यायिक स्थिरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक अंतिम अपील न्यायालय और एक स्थायी संविधान पीठ हो। इस मामले पर अपने दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। तो डिस्कशन कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। एक आर्टिकल दोस्तों हमारा ये वाला रह जा रहा है, वैसे तो इसको मैं कल डिस्कस करता, लेकिन फिलहाल चलो मैं आपको बता देता हूँ यार। यहाँ पे बात की जा रही है 7 कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर में UAPA के चार्जेस लगा दिए गए हैं, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का मेन काम यही होता है कि भाई कोई व्यक्ति जिसके ऊपर शक है, जो यहाँ पर कह सकते हो अनलॉफुल एक्टिविटी यानी कि देश के खिलाफ जा रहा है, देश की सिक्योरिटी के खिलाफ जा रहा है, इंटीग्रिटी के खिलाफ हो सकता है, उसके ऊपर ये चार्जेस लगाए जाते हैं। तो 7 कश्मीरी बच्चों के ऊपर यहाँ पर ये चार्जेस लगाए गए, ऐसा बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के प्रति अपना ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे थे, प्रो पाकिस्तान थे। कैसे? जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, तो वर्ल्ड कप जो फाइनल चल रहे थे दोस्तों, इस दौरान यहाँ पर पाकिस्तान के प्रति प्रो में स्लोगन्स यहाँ पर देने स्टार्ट किए, है ना। तो पाकिस्तान के प्रो में स्लोगन्स दिए, इस चक्कर में यहाँ पर इनको अरेस्ट किया गया। पाकिस्तान के समर्थन में ही रहे। और कहोगे तो पाकिस्तान के समर्थन में रहने से क्या हो गया, इसमें कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत भी है और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो पुलिस का एक्शन है दोस्तों, ये पुलिस ने एक्शन क्यों लिया इन 7 बच्चों के ऊपर? इनके ऊपर एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि इन 7 के खिलाफ में एक रिटन कंप्लेंट आई है पंजाब से, पंजाब के बच्चों से। क्योंकि यहाँ पर पंजाब के स्टूडेंट भी थे वहाँ पर मैच में, जब मैच ख़त्म हो रहा था तो उन्होंने यहाँ पर कह सकते हो वो अपने देश को यानी इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। अब होता यहाँ पर क्या है कि ये जो कश्मीर के 7 स्टूडेंट्स थे दोस्तों, ये उन बच्चों को गालियाँ देने लगे, उनको टारगेट करने लगे कि भाई आप यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, ये वो करके इस तरीके से टारगेट करने लगे, उनको चुप कराने लगे। और बोला गया यहाँ पर कि चुप कराते कराते बोला अगर चुप नहीं होगा तो शूट कर देंगे। इस तरह की कंप्लेंट यहाँ पर इन 7 बच्चों के खिलाफ फाइल की गई, जिसके बेसिस पर यहाँ पर इनको UAPA के चार्जेस के तहत धर लिया गया है। ठीक है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत यहाँ पर स्पेशली सेक्शन नंबर 505, 505 सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऑफेंस किया है, प्लस 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तो इनके बेसिस पर भी यहाँ पर दोस्तों इनको कह सकते हो अरेस्ट किया गया। हालांकि यहाँ पे दूसरी तरफ से जम्मू एंड कश्मीर जो स्टूडेंट एसोसिएशन है वो हमारी भारत सरकार से, स्पेशली जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मांग कर रहा है, उनके ऊपर जोर दे रहा है कि हमारे इन स्टूडेंट्स को रिलीज़ कर दो, इनके ऊपर से UAPA के चार्जेस हटा दो। बट वो UAPA के चार्जेस दोस्तों अभी हटे नहीं है, वो एज इट इज़ यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो UAPA क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ ज़्यादा खास बात है नहीं। ठीक है, ये UAPA के बारे में कुछ बेसिक डेटा मिल जाएगा जो कि हमेशा मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करता रहता हूँ। मान लो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है या कोई संगठन है, वो कोई यहाँ पर टेररिस्ट हरकतें दिखा रहा है, आतंकवादी हरकतें दिखा रहा है, टेररिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, टेररिज्म के लिए तैयार हो रहा है, टेररिज्म का प्रमोट कर रहा है, तो इन केसेस में दोस्तों उसके ऊपर UAPA के चार्जेस लगाए जा सकते हैं।
और इस एक्ट के तहत यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको यहाँ पे एक प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है डीजीपी से। उसके बाद में यहाँ पर वो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसके सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो भी जब्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट पावर होती है यूएपीए के तहत वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में यानी केंद्र सरकार के पास में होती है। मैं आपको बता दूं ये चार्जेस इतने खतरनाक हैं कि किसी पर्सन को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है या उसको उम्र कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। इतने खतरनाक यहाँ पर यूएपीए के चार्जेस हैं, क्योंकि ये चार्जेस इसलिए दिए जा रहे हैं या लगाए जाते हैं जब कोई व्यक्ति देश के इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी के खिलाफ चले जाता है। समझ गए? और इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी के खिलाफ जा रहा है, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से हम यूएपीए को एक एंटी टेरर लॉ भी बोलते हैं, यानी आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पर एक बहुत ही सख्त कानून। ना अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या था? ये था कि भारत में एक टर्म है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका यूज़ हम करते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। ठीक है नाउ, इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।